मेरा नाम है आलोक पांडे, प्रोफेसर आलोक पांडे। बेसिकली मैं लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कहते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी 3 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वो एक ऊपर-नीचे होती रहती हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, कभी जेएनयू ऊपर आ जाता है, कभी डीयू ऊपर आ जाता है, कभी हम ऊपर आ जाते हैं। वो चलता रहता है। मैं वहाँ पे हिंदी का प्रोफेसर हूँ और पढ़ाई मेरी जेएनयू की है। जेएनयू जानते हैं? अच्छा, दिल्ली में है। जेएनयू में कम्युनिस्ट बहुत होते हैं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। पीएचडी की जर्नलिज्म में, फिर मैं टीवी में रिपोर्टर था। जब हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल शुरू हो रहा था, आता था, सोचा आज सुबह कि मैं थोड़ा समय निकाल के आप लोगों से मिलूंगा और थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अब अच्छा तो तब रहता है जब बड़ा हाल हो और सारे बच्चे हों, तो ज़्यादा अच्छी बातचीत हो पाती है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी ज़्यादा लोगों से बात हो पाई, और अदरवाइज़ तो ठीक है, इतने सारे टीचर्स लोगों से भेंट हो रही है। तो मैं आया और मैंने प्रिंसिपल साहब से अपना परिचय दिया और रिक्वेस्ट की कि थोड़ी बातचीत कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कर सकते हैं। अभी तो बच्चे लोग टूर्नामेंट में गए हैं। तो अब सवाल ये है कि अच्छा, मैंने कहा मेरा नाम आलोक पांडे है, लेकिन मेरा एक दूसरा नाम है जो मेरा स्पिरिचुअल नेम है और जो मेरा राइटिंग और क्रिएटिव नेम है, वो मैंने खुद को दिया हुआ है, वो है उत्तर प्रियदर्शी। अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे टाइप करेंगे उत्तर प्रियदर्शी करके, तो आपको वहाँ पे मेरे बारे में बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों से भी मैं मतलब चाहूँगा कि आप लोग भी मुझसे कुछ पूछें, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैं शाम तक आपसे बातें करते रह सकता हूँ, और जैसे-जैसे हमारी बातें खुलेंगी आपको बड़ा मज़ा आएगा बातें करके। पर आप रिलैक्स हो जाओ पहले। बातचीत करेंगे और बातचीत ध्यान से करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें निकल के आएँगी। मैं तो चला जाऊँगा कल सुबह, बातें रह जाएँगी। तो वो है ना, गाना सुना है हिंदी सिनेमा का, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आवाज़ें रह जाती हैं। हेडिब, ये हेडिब गाँव है। अंग्रेजी में हम लोग इसको हीरब बोलते हैं। तो हेडिब गाँव है, तो गाँव रहेगा, कल को लोग नहीं रहेंगे, मतलब जनरेशन चेंज हो जाती हैं, बातें रह जाती हैं। तो ये मैं पहले ये बताऊं कि मेरा नाम अपना उत्तर प्रियदर्शी क्यों रखा। अब मेरे पेरेंट्स को भी पता है, ऑफिशियली नहीं है, ये स्पिरिचुअल नेम है मेरा और राइटिंग का नेम है। जैसे कल मजेदार बात हुई जहां मैं ठहरा हूं, मिस्टी वाइल्ड, जो मैं नॉनवेज भी खाता हूं, जो एक वहां पे शेफ आए हुए हैं, एक शेफ आए हुए हैं, उनके दोस्त हैं बाहर से, तो उन्होंने कहा कल सुबह ये चले जाएंगे, आप कुछ अच्छा खाना चाहें तो ये आपको खिलाएंगे। वैसे वहाँ एक भाभी जी लोग कहते हैं, मैडम उनका नाम है द्वारिका जी, वहाँ काम करती हैं, वो खाना वही बनाती हैं। तो जो साहब आए हुए हैं वो मालिक के दोस्त हैं, वो कल आज सुबह चले जाने वाले थे, तो कल पूछा कि क्या खाएंगे? मैंने कहा कुछ अच्छा खिलाओ। बोले क्या खाएंगे? मैंने कहा नॉनवेज में कुछ अच्छा बनाना। फिर उन्होंने कहा कि नॉनवेज तो आज जरा मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं, दुकानें बंद रहेंगी। हमने कहा ठीक है। मैं टहलने निकला और लौट रहा था तो एक आदमी चिकन की दुकान पे चिकन बेच रहा था ऊपर की तरफ। मैंने पूछा दुकान खुली है क्या? बोला हाँ। मैंने कहा रेट क्या है? बोला 300 रुपए किलो। रेट तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, हैदराबाद से तुलना कर रहा था। तो मैं आया और मैंने कहा कि और क्या बन रहा है भाई? तो कहा कि चिकन तो मिला नहीं, दुकानें बंद थी। हमने कहा कि दुकान तो खुली है। बोला नहीं, हम वहां से नहीं लाते। तो मैंने कहा वहां से क्यों नहीं लाते? बोला वो नीची जाति का है। तो मैंने कहा कि अगर नीची जाति के वाले से चिकन लाएंगे तो हमारा जो मालिक है, पूरी बिल्डिंग का जो असली मालिक, तो लोग लीज पे लेते हैं ना, लीज पे लेते हैं, वो भी बुरा मान जाएंगे। तो हमने कहा इतनी कास्ट फीलिंग है आपके यहाँ? बोले बहुत ज्यादा है, कास्ट फीलिंग है। अब वो सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, वो तो आप लोकल लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझे तो इतना नहीं पता। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत दुख हुआ। और ये नहीं है कि ये दुख नया है, मैंने इसीलिए अपना नाम उत्तर प्रियदर्शी रखा। जैसे अभी जब मैं आ रहा था जीभी से, तो जीभी से नहीं, मैं जलोरी पास जा रहा था एक दिन, तो एक साहब ऐसे सड़क में मिले, बातचीत हुई, मेरा नाम पूछा, मैंने बताया आलोक पांडे। तो उन्होंने कहा अच्छा पांडे जी हैं, बड़े खुश हो गए वो। इसीलिए मैंने अपना नाम बदल लिया। जब मैं पांडे बोलता हूं तो जो लोग ब्राह्मण लोग होते हैं, समण लोग होते हैं, उनको खुशी होती है, जो समण नहीं होते हैं उनको तकलीफ होती है। तो मैंने कहा ये कहानी ही मैं खत्म कर दूंगा, मैं ऐसा नाम रखूंगा कि आपको पता ही नहीं चले कि मैं
मेरी कास्ट क्या है। तो ये जब मुझे पता, इसीलिए मैंने तो नाम चेंज किए हुए मुझे 15 साल हो गया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे काम की वजह से जानें, मेरे पहले नाम की वजह से जानें। अगर हम सब अपना फर्स्ट नेम यूज करें, जो भी हमारा फर्स्ट नेम है, तो किसी को पता नहीं चलने वाला है कि हमारी कास्ट क्या है ना। इसलिए मैंने खुद का नाम उत्तर प्रियदर्शी रखा कि बेटा अब आप समझते रहो कि मेरी कास्ट क्या है। न ब्राह्मण मुझसे बेवजह प्यार कर सके, न जो ब्राह्मण नहीं है मुझसे बेवजह नफरत कर सके। कल मुझे ये पता चला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम है, रन करता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा रे, तो खैर ये बच्चे लोग हैं इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि हमें कास्ट सिस्टम से बाहर आना होगा। हम सब मनुष्य हैं, हम सब पहले नाम से जाने जाएं, ये अच्छा है। कास्ट सिस्टम ने, और आप लोगों ने पद्मावत फिल्म देखी है? फिल्में देखते हैं? फिल्में जरूर देखा करिए। बेसिकली मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं बेसिकली मीडिया और सिनेमा का प्रोफेसर हूं। उसके अंदर में स्पेशलाइजेशन जो है मेरा, वो मीडिया एंड सिनेमा है। जो पद्मावत फिल्म आपने देखी है, और नहीं भी देखी है तो कहानी सबको पता है। रानी पद्मावती ने जौहर व्रत किया था, है ना, और 14,000 रानियों के साथ वो जौहर कुंड में, हाँ वो जगह मैंने देखी है, चित्तौड़गढ़ किले में वो जौहर कुंड है और वो जगह है, और वो बिल्कुल है। रानी ने वहां पे आत्मदाह किया था। तो अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। उस पूरी कहानी में एक जगह ऐसा होता है कि अलाउद्दीन राजा को किडनैप करके लेके चला जाता है। ठीक, उसको छुड़ा के कौन लाता है? ये रानी लाती है। और ये रानी कैसे छुड़ा के लाती है? ये डोलियों में बैठ करके जाती है, औरतें बन करके जाती है, और अपने साथ राजकुमारों को भी ले जाती है, औरतों को भी ले जाती है, और धोखे से जाकर के उनको सबको मारती है, और उनके भीतर से, उनके किले के भीतर से अपने बंदी राजा को छुड़ा करके लाती है। यानी इसको ताकत है, इसके पास युद्ध कौशल है, ये लड़ना जानती है, राज छतरानी है, जानती है। और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर कहानी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और फिर दो दिक्कतें होती हैं। दो दिक्कतें क्या होती हैं कि अलाउद्दीन अटैक कर देता है, किले को घेर लेता है। तो हमारा जो राजा रतन सेन है, वो आसपास के सब राजाओं को खबर भेजता है कि आके हमारी मदद करो, और राजा लोग मदद करने नहीं आते हैं। ये तो तुम्हारी लड़ाई है, मेरी लड़ाई तो है नहीं। ये जो मैं कह रहा हूं इसका संबंध 1000 साल की गुलामी से है। हम बर्बाद क्यों हुए, उसकी कहानी का ये हिस्सा है। तो राजा लोग कहते हैं, छोटे छोटे राजा, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ लो, और कोई राजा उसकी मदद करने नहीं आता है। फिर वो अकेले लड़ने जाता है 14,000 राजकुमारों को लेकर के, क्षत्रिय वीरों को लेकर के, और वो लड़ता है, और लड़ते लड़ते जीतते जीतते गलती से तीर लग जाता है और वो मर जाता है। खबर मिलती है कि राजा साहब तो मर गए। तो वो रानी महारानी पद्मावती और वो 14,000 रानियां जिनके पति गए थे, वो सारे के सारे जौहर कुंड में आग लगा के कूद के मर जाते हैं। कहानी सच्ची है क्योंकि इसका रिकॉर्ड है। कहानी इसलिए भी सच्ची है कि गंदी सोच के लोग बहुत लंबे समय तक उस कुंड में जा करके मिट्टी खोदते रहे, और वहां से उनको आभूषण मिलते रहे, सोने के टुकड़े मिलते रहे। और रानियां जब जली तो उनका सोना भी तो जल गया ना। तो बाद में लालची लोग जाकर के, तो बाद में सरकार ने उस पर बैरियर लगा दिया, आप अंदर कुंड में नहीं जा सकते हैं। तो कहानी सच्ची है। रानी मर गई, अलाउद्दीन आता है और वो देखता है सब खत्म हो गया है। तो पृथ्वी, उस पे जो पद्मावत महाकाव्य लिखा मलिक मोहम्मद जैसी ने, तो उसमें है कि अलाउद्दीन आता है और देखता है सब राख हो चुका है, तो राख उठाता है मुट्ठी में, और ये पोएट्री है, सच्चाई में क्या हुआ होगा नहीं मालूम, और राख को हवा में उड़ा देता है और कहता है कि इसीलिए मैं आया था क्या। और जैसी लिखते हैं कि ये पृथ्वी झूठी है, मतलब राख का ढेर है। अंत में सब राख का ढेर हो जाता है। अलाउद्दीन को समझ में ये बात आती है। खैर, इसमें ये मैं कहानी सुना क्यों रहा हूं, और हम 1000 साल में बर्बाद हुए क्यों? तो कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि मैं कई बार सोचता हूं, और मैं झांसी में एक सेमिनार में लेक्चर दे रहा था, तो मैंने ये बात वहां कही भी थी, और ये बात मैं हमेशा कहता हूं। आप कल्पना करिए कि जो रानी है, जो राजा को छुड़ा के ला चुकी है, अगर ये 14,000 रानियां जो कूद के मर जाती हैं आग में,
ये 14,000 रानियां उन 14,000 अपने पतियों या राजकुमारों या वीरों के साथ अगर युद्ध के मैदान में गई होती तो 28,000 लोग होते और अलाउद्दीन निश्चित रूप से पराजित होता। पर नहीं, उनको हमारे पुरुषों ने, क्षत्रिय पुरुषों ने उनको जाने नहीं दिया और घूंघट पहना करके बिठा दिया, जबकि वो काबिल थीं और वो इसको प्रूव कर चुकी थीं। तो मैं कई बार सोचता हूं कि हम 1000 साल तक आखिर गुलाम क्यों रहे। बड़ा सीधा सा कारण है उसका और बहुत मजेदार है। आप देखिए, हमको बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, शूद्र क्या करेंगे? सेवा करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और ब्राह्मण क्या करेंगे? ज्ञान का काम करेंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन 100 है और उसको 50% तो महिलाएं हैं, 50% महिलाओं को आपने घूंघट पहना दिया, पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया। मैं 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज तक कितना अच्छा चेंज, हम कितने बदलते चले गए हैं। पर पुरानी कहानी में देखिए कि हमने 50% पॉपुलेशन को ज्ञान से और हर चीज से दूर कर दिया और कहा आप घर चलाओ, और बचे 50%। 50% में सिर्फ लड़ाई कितने लोग लड़ रहे हैं? 12.5%। 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। 12.5 सेवा करेगा, 12.5 बिजनेस करेगा, और 12.5 रक्षा करेगा, और 12.5 ज्ञान का काम करेगा। तो 100 लोगों में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं 12.5। तो होगी आपकी आबादी आज की डेट में 100 करोड़ या 130 करोड़। जब भी आप जितने भी रहे होंगे, पर हमारी 2 दिक्कतें थी। हमारा समाज ही तो बटा हुआ था। राजपूत राजाओं ने राजपूत राजा की मदद नहीं की। ये तुम्हारा मामला है। जैसे उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम आए, आप भी पहाड़ वो भी पहाड़, और आप बोलो ये तो उत्तराखंड की प्रॉब्लम है, हिमाचल की थोड़ी है ना। तो हम एक तो बटे रहे, राजपूत भी राजपूत की मदद नहीं कर रहा है, हमारा इलाका अलग, आपका इलाका अलग। और जो हमारा अपना हिंदू धर्म का जो समाज है, उसमें लड़ कितने लोग रहे हैं? 12.5। इसीलिए हर कोई आया। कितने लोग आए? 400, 500, 2000, और करोड़ों करोड़ लोगों को बंदी बनाते, गुलाम बनाते चले गए, चाहे उनका नाम बाबर हो, चाहे उनका नाम रॉबर्ट क्लाइव हो। तो हमको मारा हमारे कास्ट सिस्टम ने, और हमको मारा कि हमने अपनी औरतों को इज्जत और जगह नहीं दी जो हमें उनको बराबरी का हक देना चाहिए था। और उसकी कीमत किसने चुकाई? हमने चुकाई। और कैसे चुकाई? गांधारी कहां की रानी थी? गांधार की। गांधारी, दुर्योधन की मम्मी, कहां की थी? गांधार की थी। और गांधार कहां है? अफगानिस्तान में। लाहौर शहर पाकिस्तान में है। किसने बसाया? राम के बेटे लव ने बसाया। कराची किसने बसाई? राम के बेटे कुश ने बसाई। तो हम तो थे गांधार से लेकर के वर्मा तक, इंडोनेशिया तक, हम इतनी दूर तक फैले हुए थे। और धीरे धीरे हम अपनी कमजोरियों की वजह से कितने सिकुड़ते चले गए। और फिर हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान 1947 हमारी आंखों के सामने एक अलग मुल्क बन गया, फिर आगे जाके बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया। तो हम अपनी कमजोरियों की कीमत हमने बहुत ज्यादा चुकाई है, और हम चुकाते जा रहे हैं, और हम आगे बहुत चुकाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कास्ट सिस्टम को खत्म करें। और हम जब कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, एक ही परमात्मा से सभी पैदा होते हैं। हम ये हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि एक ही ईश्वर चींटी में भी है, वही ईश्वर मेरे में भी है। अच्छे कर्मों से हम मनुष्य हुए हैं, बुरे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हम बैल हो सकते हैं, और पिछले जन्म में हम कुत्ता रहे होंगे, अच्छे कर्म किए तो हम मनुष्य हो गए। यही तुम्हारी थिंकिंग है ना। यानी हम चेंज होते रहते हैं। और बहुत अच्छी किताब है अंग्रेजी में, अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ें, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स। उसमें बाकायदा रिसर्च करके प्रूव किया गया है कि पुनर्जन्म होते हैं, और सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल तक आत्माएं होती हैं। उसमें कभी एक ही आत्मा है, कभी वो स्त्री हो रही है 300 साल पहले ब्रिटेन में, कभी वो अगले जन्म में वो पुरुष हो रही है इंडोनेशिया में, अगले जन्म में वो अफ्रीका में कुत्ता हो रही है। एक ही आत्मा है, ट्रेवल कर रही है। और ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण किताब अमेरिका में मानी जाती है, मैंने पढ़ी हुई, आप भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू लोग तो ये मानते ही हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम मनुष्य योनि में आते हैं। और मनुष्य योनि हमें क्यों मिलती है? क्योंकि मनुष्य योनि ही वो टाइम है जब आप इतने अच्छे काम कर सकते हो कि जन्मों के चक्कर से बाहर निकल करके मुक्त हो सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति होने का यही एक गोल्डन चांस होता है।
वरना फिर आप वापस चले गए। तो जब हम ये जानते हैं कि हम किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं, हम किसी भी जेंडर में पैदा हो सकते हैं, उसके बाद भी जब हम मनुष्य बनते हैं तो हम फिर जाति व्यवस्था के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर हम अब स्त्रियों को महत्व नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए। तो एक तो बात मुझे यहाँ से शुरू करनी थी। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। तो मैं असल में दोनों से बात कर रहा हूँ ना, टीचर से भी, आपसे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम जो अध्यापक हैं, हम दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मैं कहता भी हूँ, मैं इसको जगह जगह पार्टीज में भी कहता हूँ मजाक में, जहाँ पे बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस, IAS वाईएस, तो मैं मजाक करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट काम दुनिया में मैं करता हूँ, शिक्षक। कैसे? एक डॉक्टर की डिग्री अगर फर्जी है तो 2-4 पेशेंट मार देगा, फिर जेल चला जाएगा, है ना, बदनाम हो जाएगा, 2-4 पेशेंट उसके हाथों मर जाएंगे तो मालूम हो जाएगा ये डॉक्टर जो है अच्छा नहीं है, इसको जेल भेजो। अगर एक इंजीनियर गलत पुल बनाएगा, एक दिन पुल टूट जाएगा और इंजीनियर जेल चला जाएगा। पर हम जो शिक्षक हैं, हम 30-30 साल तक नौकरी करते हैं, हर साल हमारे सामने 100-50 नए बच्चे होते हैं, हम उनको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं और हमें कोई सजा नहीं होने वाली है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बच्चे को भी पता चलेगा तब कि उसके साथ क्या हुआ, जब वो खुद बूढ़ा हो रहा होगा, तब उसको पता चलेगा उसको टीचर्स कैसे मिले थे। बच्चों को नहीं पता चलता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम हम करते हैं एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि हर साल हम नए नए लोगों को नई नई चीजें सिखा सकते हैं। जैसे संस्कार इनके भीतर डालेंगे ये वैसे होते जाएंगे। हर बच्चे में, जैसे इतने बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे में मेरी बात का समान असर हो ये भी जरूरी नहीं है। आप क्लास में पढ़ाते हैं 40 बच्चों को, सब में समान असर हो बात का जरूरी नहीं है ना। हर कोई अलग अलग ढंग से चीजों को लेता है, उसका सबका एंटीना अलग अलग है। पर हमें बोलना तो होता है, हमें अपना बेस्ट हमेशा करना है। एज ए शिक्षक हमेशा 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 हमको अपना सर्वोत्तम पढ़ाना है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा कल को हिमाचल का मुख्यमंत्री होगा, कल को कौन इसमें IAS होगा। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो एज ए शिक्षक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जो हमें ये अच्छी बातें, ये संस्कार, सोच में जो परिवर्तन है, ये भी हमें एज ए टीचर समाज को बताते रहना है। हम गांव में भी रहें तो भी ये हम कहीं, अगर इसी वजह से देखिए लोग क्रिश्चियंस होते चले गए, यहां तो नहीं हुए हैं। आप इतने लोग बैठे, आप में से कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है ना, कोई नहीं है ना। पर क्या आप हिमाचल और कुछ जगहों को छोड़ के आप जरा और अलग जगहों पे जाएं तो आपको इतने टीचर्स अगर हैं, उसमें आपको 2 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन, बच्चों में कम से कम 4-5 मुस्लिम मिलेंगे। वो कौन लोग थे और कहां से आए? कौन सा क्रिश्चियन ब्रिटेन से आया है और कौन सा मुसलमान अरब से आया है? यही कास्ट सिस्टम है। रात दिन आपके पंजाब में रात दिन कन्वर्जन हो रहा है। पूरे देश में रात दिन लोग क्रिश्चियंस हो रहे हैं और मुस्लिम्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कास्ट सिस्टम के नाम पे हमने जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। एक हिंदू दूसरे हिंदू से मुर्गा ही नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी जात छोटी है। अरे इससे घटिया बात हो सकती है क्या दुनिया में? आदमी आदमी में कोई किसी में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन हमारा समाज उसमें जकड़ा हुआ है और कीमत हम चुकाते जा रहे हैं। और अगर हम नहीं बदले तो 20 साल के बाद आप भूल जाइए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, अगर हम सब हिंदू नहीं हुए और मनुष्य नहीं हुए, हमने स्त्रियों को और हर जात के लोगों को बराबर मित्रता की तरह, बराबरी का मतलब वो नहीं है पार्टनरशिप की, मैंने चाय, जैसे शहरों में होता है, बीबी कहती है मैंने चाय बनाया तुम कब धुलो, ये गलत तरीका है। मैत्री भाव से, मित्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैत्री भाव से, समानता के आधार पर अगर हमने अभी भी अपने को नहीं बदला तो आप भूल जाइए श्रृंग ऋषि। 20 साल के बाद म्यूजियम में आपको श्रृंग ऋषि के नाम की कोई एक कागज मिलेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा पास्ट है। 30,000 मंदिर किसके तोड़े गए हैं? 30,000 मंदिर किसके तोड़े गए हैं? हिंदुओं की तोड़े गए ना। और जिन्होंने तोड़े तब उनकी पॉपुलेशन क्या थी? आज कितनी है? 25 करोड़। अगर न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप थोड़े होशियार हैं तो आप समझ जाएंगे कि चीजें क्या होने वाली हैं। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। इस कास्ट सिस्टम का एक फायदा जरूर था कि जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसकी वजह से हर कोई यहां आता था, जिसकी वजह से वो रेड इंडियंस, कोलंबस चला गया अमेरिका,
और इंडियंस मिले तो बोला रेड इंडिया खोजने आया था, कोई अमेरिका खोजने नहीं गया था। हमारे कास्ट सिस्टम ने हमको अपने प्रोफेशंस में स्पेशलाइजेशन प्रदान की और सैकड़ों हजारों साल में हम हर आदमी अपने अपने काम में कुशल हो गया, जिसकी वजह से हम सोने की चिड़िया हुए। पर आगे जाकर के जाति प्रथा को कर्म से हटा करके जन्म से जोड़ दिया गया और जन्म को उच्चता और निम्नता से जोड़ दिया गया। बस वहीं से हमारी बर्बादी शुरू हो गई। हमारे पूर्वजों ने जो सोचा था वो एक्सेलेंट सोचा था, पर आगे जाके लोगों ने उसको हीनता, उच्चता, जन्म जाति के बंधन से जोड़ दिया और यहीं से पाप शुरू हो गया। और इस पाप की सबसे ज्यादा कीमत हमारे देश ने चुकाई है। हम कहां थे और कहां से कहां आ गए, और किस तरह चुकाई है कि हम एक ढंग की चीज नहीं बना सकते हैं। 100 करोड़ की आबादी है और स्वीडन की कितनी है? 1 करोड़ भी नहीं है। और वह कौन सी तोप है जो हमारी रक्षा करती है अभी भी? बोफोर्स। कहां से आई है? 1 करोड़ के मुल्क ने बनाई है 100 करोड़ के मुल्क के लिए। हम लोग अपने घरों में जो भी चीजें यूज करते हैं उसमें से कोई भी चीज 100% हम नहीं कह सकते हैं मेड इन इंडिया है। अभी मोदी जी लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। हर ढंग की चीज जो है वो बाहर से ही बन के आती है। छोटे छोटे देश बनाते हैं, ताइवान, थाईलैंड, चाइना तो खैर बड़ा है। क्यों? क्योंकि वही हो गया, हम पिछड़ते चले गए। और पिछड़ने का कारण ये रहा कि हम आज इस हालत में पहुंचे हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति 20 साल की मोहताज है। 1947 टू 2047 इन चैप्टर क्लोज। और आप पीएफआई जानते हैं, पीएफआई का तो पूरी फिलॉसफी है, पूरी पीएफआई की पूरी फिलॉसफी है, वो इंटरनेट पे भी है और वहां भी है कि 1 जनवरी 1950 को इंडिया को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। और वो पूरा चरणबद्ध पूरी प्लानिंग है उनकी। तो दूसरे इतने मजबूत इसलिए हो गए क्योंकि हम आपस में कमजोर थे। क्योंकि हम आपस में कमजोर ये थे क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। तो एक तो हमें एक होना है, सबको मनुष्य समझना है, ये बहुत जरूरी है। और आप अपने बच्चों से कहिए और समाज में भी कहिए, जब भी कोई जाति की बात करे तो उसको प्लीज रोकिए। औरतों को कोई बराबर नहीं समझे तो उनको रोकिए, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। ये थोड़े दिनों की बात है। तो ये तो दूसरी बात हो गई। ये तो चूंकि कल शाम को मैंने सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा अरे इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ये टू मच है ना कि चिकन नहीं खरीदेंगे आप, ये तो टू मच है। क्योंकि आप अभी जाएंगे, कोई नियरेस्ट शहर क्या है? कुल्लू। कुल्लू बड़ा शहर है आपका, मनाली। आप मनाली में जाके किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाएंगे, आपको पता है जो खाना बना रहा है उसकी जाति क्या है? जो खाना खिला रहा है उसकी जाति क्या है? जो बस में आपके बगल में बैठा है उसकी जाति क्या है? जो आदमी आपको कुछ भी कर रहा है आपके बगल में, सिनेमा हॉल में सिनेमा साथ में देख रहा है, उसकी जाति क्या है? जो सब्जी काट रहा है उसकी जाति क्या है? तो 100 किलोमीटर दूर मनाली को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इस गांव में किसको कंट्रोल कर रहे हैं? उसको जो सैकड़ों सैकड़ों साल से आपके साथ रहता आया है। इसीलिए रात दिन कन्वर्जन हो रहा है, रात दिन कन्वर्जन हो रहा है। और ये कन्वर्जन होता रहा है और होता जा रहा है, और हम सब इसकी कीमत चुकाने वाले हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा इस पर भी काम करने की जरूरत है। और एज ए टीचर तो हमें अच्छा पढ़ाना ही चाहिए अपने सब्जेक्ट को, और हमें अच्छी बातें भी बतानी चाहिए। एक बात मैं और भी शेयर करूंगा, और मैं ये देख रहा हूं, मैं जब से आया हूं तीर्थन से मैं नोटिस कर रहा हूं, टूरिस्ट लोग आते हैं तो जगह जगह गंदगी कर देते हैं। बोतल, प्लास्टिक बोतल। ये मनाली शिमला की तरफ ये प्रॉब्लम ज्यादा है, इधर कम है, पर यहां पे है। टूरिस्ट तो चलिए बेवकूफ लोग हैं, खराब लोग हैं, पर जो लोग, जिनकी ये जमीन है, जिनका ये इलाका है, जो यहां रहते हैं, वो साफ क्यों नहीं करते? मिल्डी वाइस जहां मैं रह रहा हूं, वहां से जो भी मिस्टी वाइल्ड होम उसका नाम है, मिस्टी वाइल्ड से आपके स्कूल के बीच में कम से कम 4 पॉलिथीन के पैकेट गिरे हुए हैं, और उसी के बीच से आपके बच्चे और आप सब लोग आते जाते हैं। क्यों नहीं गाड़ी रोक करके आपने हटाया उसको? मोदी जी का वेट कर रहे हैं। टूरिस्ट का क्या है, वो तो आएगा और चला जाएगा। ये धरती हजारों साल से आपके पूर्वजों की है, उन्होंने आपको संभाल के दी और आपको अपने बच्चों को देनी है। तो सफाई पे हमें ध्यान देना होगा। तो सड़क पे चलते हुए कुछ भी देखो, किसी का ये नहीं सोचो किसी का फेंका है, किसी का जूठा है, कुछ भी नहीं। सभी मनुष्य समान है, सारे काम अच्छे होते हैं। आप उसको उठा करके रख लो, घर जाके डस्टबिन में डाल दो। और मैं ये भी देख रहा हूं कि जैसे मैं तीर्थन में था तो मैं देखा, मैं बरामदे में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि कूड़े का जो रिजॉर्ट था जहां मैं था, मैं देखा कूड़े का बड़ा डिब्बा एक लड़के ने उठाया, नदी के किनारे किनारे गया, पीछे गया, फिर वो आया,
खाली डिब्बा रख करके, डिब्बा खाली डिब्बा लेके, बड़ा सा डिब्बा। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा तुम कूड़ा लेके गए थे? बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ फेंके? नदी में फेंक दिया, तीर्थन रिवर में फेंक दिया? बोला नहीं। तो हमने कहा कहाँ रखे कूड़ा? तो बोला वो इस बिल्डिंग के नीचे एक गड्ढा है सड़क के बाजू में, तो मालिक ने बोला है सारा गड्ढा सारा उसी में डालने को। इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि तीर्थन हो या इस पूरे इलाके का म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम ऐसा नहीं है जो रोज आकर के ट्रकें आए और कूड़ा ले जा करके, वो आपके गांव का कूड़ा हो या होटल का कूड़ा हो, उसको ले जाके कहीं के प्रॉपर उसका इंतजाम हो। मुझे लगता है ये व्यवस्था या तो यहाँ पे है नहीं, सरकार का ध्यान नहीं है, और व्यवस्था है तो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपना कूड़ा नहीं दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं। जो कूड़ा धरती में यहाँ के लोग ही, उस रिजॉर्ट के मालिक लोकल लोग हैं, कूड़ा आप धरती में दबा रहे हो, सड़कों पे पॉलिथीन पड़ा हुआ है, आप चलते जा रहे हो और उसको उठा नहीं रहे हो, कौन चुकाएगा इसकी कीमत? हम ही तो चुकाने वाले हैं ना, जो इस धरती के लोग हैं। शहर तो हमने बर्बाद कर दिए, शहर तो हमने बर्बाद कर दिए, अब हम पहाड़ों को बर्बाद करने चले हैं टूरिस्ट। तो जो लोकल लोग हैं कम से कम वो तो अपना घर द्वार साफ कर रहे, कुछ नहीं दिमाग में अपने बच्चों को, सब बच्चों को बोल दो, बच्चों किधर भी जाओ, बच्चों को बोल दीजिए, बच्चों किधर भी जाओ, कोई पॉलिथीन गिरा हुआ मिले उठा के रख लो, घर जाके डस्टबिन में डाल देना। आप देखेंगे कि आपके 50-100 बच्चे, जितने भी बच्चे, कितने बच्चे पढ़ते हैं? 101 बच्चे पढ़ते हैं। 101 बच्चे जब ये करना शुरू करेंगे तो उनको देख करके कितने सारे लोग, उनके पेरेंट्स, कितने सारे लोग करना शुरू कर देंगे। वरना 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 10 साल के बाद ये अगला मनाली है, दार्जिलिंग वगैरह का हाल ये हो गया, अल्मोड़ा का हाल ये हो गया कि नाक बंद करके दार्जिलिंग और अल्मोड़ा को क्रॉस करना पड़ता है, जो किसी जमाने में इतना ही खूबसूरत था जितनी खूबसूरत ये सारी जगहें हुआ करती हैं। कितना सुंदर, कितना साफ होता था, और अभी देखिए कैसा है, क्योंकि बाहरी लोगों ने गंदा किया और हमारे लोगों ने साफ नहीं किया। तो उसको हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें कि चलते चलते हम उठा लेंगे, और एक बार कल्चर जब डेवलप हो जाएगी तो टूरिस्ट भी डरेगा और अपन लोग भी कर लेंगे। तो मैंने 2-3 बातें आपसे कही, ठीक है, कि सभी मनुष्य समान है, जाति का बंधन तोड़ना है अगर हमको बचना है, जिंदा रहना है। तो अगर भारत को बचना है, हिंदुओं को बचना है, तो हमें जाति का बंधन खत्म करना होगा, हमें औरतों को समान महत्व देना होगा, ठीक है, नहीं तो सब कुछ खत्म होने वाला है बहुत जल्दी ही। उसके बाद हमको अच्छा पढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, और एज ए सिटीजन हम कम से कम एक चीज तो सीख ही सकते हैं, सफाई। मैं आपको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ। टाइम है हमारे पास? मान लीजिए 15 मिनट है। मैं कल शाम को जब इधर लंबा वॉक करके लौटा तो मुझे लगा और कर सकता हूँ, तो मैं नीचे उतर गया, मिस्टी से नीचे उतर गया, और उतर करके गया नीचे की तरफ, देखा तो सीढ़ी जा रही थी ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कहीं तो जाती होगी। तो सीढ़ी पकड़ के मैं चलने लगा तो मुझे गांव दिखने लगा, ये गांव दिखने लगा। आप समझ रहे हैं? सीढ़ी है ना, आगे जाके वो सीढ़ी गोबर से भरने लगी, गोबर 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 गोबर। बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर तक पहुंचा। फिर ऊपर पहुंचा तो लोग मिले, फिर लोगों से बातें करते हुए मैं गांव की पगडंडी से फिर अपने होटल तक आ गया। सीढ़ी किसने बनाई? सरकार ने बनाई और आपने बनाई। सरकार क्या बनाती है? सरकार तो हमारे पैसे से बनाती है ना, हर महीने है टैक्स से ही सरकार बनाती है, ये सैलरी हमको टैक्स से ही मिलती है, सरकार हमारे पैसे से काम करती है, राइट? कुछ गांव वालों का भी सहयोग होगा तो सरकार चली जाएगी तो गोबर कौन साफ करेगा? गांव वाले अपनी गायों को सीढ़ियों से ले जाएंगे, पर सारे गांव वाले मिलकर एक दिन सीढ़ियां धुल क्यों नहीं सकते हफ्ते टू हफ्ते? क्योंकि किसी दिन कोई बूढ़ा आदमी उस पर स्लिप होकर के, कोई बच्चा स्लिप होकर के गिर सकता है। हमें अपने दिमाग की खिड़की खोलनी है और ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी है, और ऐसी लाखों सैकड़ों बातें हैं जो शिक्षक के रूप में हम कर सकते हैं और कह सकते हैं। उस गांव में कोई तो शिक्षक होंगे, वहां 2-4 शिक्षक हो सकते हैं हिडिप गांव में। ये 2-4 शिक्षक अपने 10 बच्चों को रिक्वेस्ट करके लेकर के एक दिन उस सीढ़ी को धो क्यों नहीं सकते? 2 बार धोएंगे, 3 बार कोई गांव वाला गंदा करने से उसको बचेगा। हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। हम ऐसे हम न जाने किस दुनिया में बैठे रहेंगे, सरकार करेगी और वगैरह 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 वगैरह, तो सब तो खत्म ही हो रहा है, खत्म ही हो जाएगा। तो एज ए शिक्षक हम अपने बच्चों को ये सब बातें भी सिखा सकते हैं, मनुष्य के रूप में कैसे व्यवहार करें और नागरिक के रूप में कैसे व्यवहार करें, क्योंकि शिक्षक के रूप में हमारी ड्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी होती है। हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि हम ही बनाते हैं नागरिक, हम ही बनाते हैं देश का भविष्य।
तो हमारी ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे शिक्षक ये बात नहीं समझते हैं, पर ये समझना ज़रूरी है। तो अभी मैंने तो 2-4 बातें कर ली। अभी आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछें, और आराम से पूछें। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ये अजीब सा दिखता हुआ आदमी कहाँ से आया है। आप बच्चों से पूछिए भी। हाँ, आप कुछ भी मुझसे पूछो, मेरे को जो समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड पूछ सकते हो। तो जैसे देखो, अभी हम लोग मीटिंग जैसी ही कर रहे हैं ना, मीटिंग ही तो कर रहे हैं ना, ये सब हमारे रिस्पेक्टेड शिक्षक हैं, है ना। पर हमारे कई शिक्षकों का फोन आया ना, हम फोन साइलेंट पे करके मीटिंग नहीं कर सकते। तो मीटिंग में अगर जाते हैं तो फोन साइलेंट करिए। बच्चा हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीवन के हर कदम पे हम बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके समाज बनता है, तब जाके गांव, शहर और देश बनता है। हमें बहुत परिश्रम हर पहलू पे करना होता है। जैसे मैं हर काम मोदी जी नहीं कर सकते, कुछ काम हमें भी करना होगा, है ना। तो आप प्लीज मुझसे कुछ और बातें कर लो, फिर कहाँ भेंट होने वाली है। फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कभी आप लोगों से मिला और मैंने बात की। तो कुछ भी पूछो जो आपके मन में सवाल हो, कि अच्छा टीचर कैसे बने, आप ये भी पूछ सकते हो। ग्रो कैसे करें, आप कोई कुछ भी मुझसे पूछे, जितनी मेरी अकल होगी मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरा एक YouTube चैनल भी है, उत्तर प्रियदर्शी, आप टाइप करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम में से हर किसी के पास 36,500 दिन ही होते हैं जिंदा रहने के लिए, मैक्सिमम 36,000। मगर आपसे कहूं मैडम कि आपके पास 36,500 रुपए हैं कुल, और इसी में आपको अपनी पूरी जिंदगी चलानी है। 36,500 रुपए आपको दिए और आपको अपनी पूरी जिंदगी इस 36,500 में चलानी है, तो कैसे खर्च करेंगी आप? बहुत सोच सोच के खर्च करेंगे ना, बहुत सोच सोच के खर्च करेंगे ना, एक पैसा फालतू खर्च नहीं करेंगे ना। और 36,500 दिन ही होते हैं हमारे पास। अगर हम 100 साल जिंदा रहें तो हमारे पास दिन होते हैं 36,500। और घंटे तो छोड़िए, हम कई बार अपने दिन और हफ्ते ऐसे ही खर्च कर देते हैं। और हम अगर कोई पलट के पूछे कि परसों आपने क्या किया, तो कुछ नहीं किया। दिन है 36,500, इसी में हमको बड़ा बनना है या कुछ भी अच्छा करना है, और हम समय की कीमत नहीं जानते। समझ गए ना बच्चों। तो 36,500 दिन है हमारे पास, इसी में बड़ा होना, और कोई भी बड़ा हो सकता है। इंदिरा गांधी स्त्री थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था दुर्गा है ये, ठीक है। तो स्त्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां ज्यादा ताकतवर होती हैं, दिमाग से भी और शरीर से। एक सीरियल आता है खतरों के खिलाड़ी, अब आप लोग नहीं देख पाते होंगे। खतरों के खिलाड़ी टाइप करना, ये रियल शो है, रियलिटी शो है। इसमें एक साथ लड़के और लड़कियां मुकाबला करते हैं। जैसे नदी अगर दौड़ के क्रॉस करनी है, तो वो 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, और अक्सर लड़कियां ही जीतती हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियां शरीर से दुर्बल होती हैं, ये गलतफहमी है। लड़कियां शरीर से भी दुर्बल नहीं होती हैं। आप वो चेक करना, आप उसको चेक करना तो पता चलेगा। तो कभी अपने को छोटा नहीं समझना है कि हम लड़की हैं, अरे हाय हम क्या, ऐसा नहीं है। आप सबसे शानदार हो। हम शिक्षकों के को ये बात बता दें, हमारी जो परंपरा है वेद उपनिषद, उसमें शिक्षा शब्द कभी भी अकेले नहीं आया है। जहां कहीं भी शिक्षा शब्द आया है, साथ में दीक्षा शब्द आया है। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा क्या है? ज्ञान देना। दीक्षा क्या है? संस्कार देना। इसीलिए कहते हैं कि हम, आपके गुरुजी कौन है? कौन से गुरुजी? दीक्षा गुरु, जिसने आपको दीक्षा दी। वो होते ना गुरुजी लोग, दीक्षा देने वाले। तो हम सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है। पढ़ाना हमारा काम है 50%, 50%। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना और पढ़ा देना और एग्जाम ले लेना, 50%। 50% काम है हमको इनको अच्छा नागरिक, अच्छा मनुष्य बनाना, इनको संस्कारवान करना। तब हम 100% शिक्षक होते हैं। और दूसरा क्या है, पढ़ाने के बारे में एक बहुत मजेदार चीज कहता हूं। आपने मुझे, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाता हूं ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पढ़ाना, मैं कहता हूं, एक परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है? जैसे आप नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, मदारी देखते हैं, डमरू बजाता है, वो सब परफॉर्म करते हैं। आर्ट दो तरह के होते हैं,
कोई पेंटिंग है, जैसे वो किसी ने वो पेंटिंग बनाई सरस्वती जी की, वो आर्ट है, वो भी आर्ट है, पर वो परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। एक आदमी जो एक्टिंग करता है या कुछ कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, उसे कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट जो किया जा रहा है। हम टीचर्स बेसिकली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। मैं कहता हूं टीचिंग इज ए परफॉर्मिंग आर्ट। ऐसे कुर्सी पे बैठ के थोड़ी पढ़ाना है हमें। हम जब पढ़ाते हैं तो हमारा सब कुछ पढ़ाना चाहिए, हमारी आंख, हमारे बाल, हमारी बॉडी, हमारी भाषा, तब जाकर के हम उनके ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे। इसीलिए सिनेमा का असर ज्यादा होता है किताबों की तुलना में मनुष्यों पे, क्योंकि वो होते हुए हम देखते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। किताबें तो हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो टीचर को एक तरह से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होना है, आपको पूरा पढ़ाना है। और अब मैं तो कोई क्लास होती तो मैं लेके आपको दिखाता कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कैसे सभी नहीं पढ़ा पाते हैं, पर पढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड होता है ना लाइफ में, हम राम नहीं है पर हमें राम जैसा बनने की कोशिश करनी है। तो ये कोई चीज ये हो गई। हम इवन जितना इनको सीखना है उससे ज्यादा हमको सीखना है, क्योंकि हमें इन्हें सिखाना है ना। तो अभी देखिए, मैं जैसे आप मेरे कमरे में आएंगे तो मैं 4 किताबें मेरे साथ लेके चल रहा हूं। तो हमें तो बहुत पढ़ते रहने की जरूरत है, और खाली अपना सब्जेक्ट ही नहीं, हिंदी वाले को खाली हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी वाले को थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़नी है, अंग्रेजी वाले को थोड़ी हिंदी पढ़नी है। हमें तो बहुत पढ़ना है, सीखना है, इनको भी सीखना है और हमें भी ज्यादा सीखना है। ज्यादा मेहनत दरअसल सर हम लोगों को करनी है। हम टीचर लोग जब नौकरी पा जाते हैं ना, तो हम सैलरी नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? पेंशन। सरकारी नौकरी का मतलब पेंशन। नौकरी मिल गई, काम खत्म। कोई क्या कर लेगा हमारा? बहुत करेगा, ट्रांसफर कर देगा। हमारा तो भी नहीं होता, हमें तो कोई ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो हम मेहनत करना कम कर देते हैं। आप लोग इतने शिक्षक 10 लोग बैठे हैं, शायद कितने हजार रुपए की किताबें खरीदी हैं अपने लास्ट 1 ईयर में, 1 ईयर में, अपने सब्जेक्ट की या कोई भी किताब? कितने हजार रुपए आपने किताब में खर्च किए हैं पिछले 1 साल में? बहुत सारे लोगों ने तो 100 रुपए भी नहीं खर्च किए होंगे। और सैलरी कितनी मिलती है? अच्छी ही मिलती है। हर चीज हम खरीद रहे हैं, हर चीज, कपड़े लत्ते जेवर, और जो असली चीज है उस पे हमारा इन्वेस्टमेंट कहां है? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप इस स्कूल में टीचर हो जी, आपकी जिंदगी तो खत्म हो गई, नहीं भैया, आप कल को प्रोफेसर हो सकते हो, परसों गवर्नर हो सकते हो। अपने को अपग्रेड करना है, और अपग्रेड कैसे करेंगे? हम सीख करके करेंगे। और सीखेंगे कैसे? जितना भी सीख सकें, किताबों से, बातें। जैसे मैं आया हूं तो हम सीख ही तो रहे हैं ना, मैं कुछ आपसे सीख रहा हूं। जैसे वो मुझसे कह सकते थे ना, सॉरी हम लोग बहुत बिजी हैं जी, मैं चला जाता, मैं क्या मतलब, ठीक है, मैं मुस्कुराता हुआ चला जाता। मैंने कहा राइट, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब मैं निकला तो धूप थी, मैं नहा करके धूप में निकला। मैं आलसी होता तो सोचता कि मैं क्यों करूं, मेरे को क्या मिलने वाला है। पर नहीं, मैंने कहा चलो। मेरे मन में ये भी था, पता नहीं प्रिंसिपल साहब होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं उनको मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, कौन आदमी आगे क्या बोल रहा है। पर देखिए, उन्होंने अच्छे से मुझे रिसीव किया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। तो ये मैं सीख रहा हूं कि ऐसे भी प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे भी प्यारे शिक्षक होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। हम सब सीखते रहते हैं, और हम सब कुछ भी हो सकते हैं। चाय बेचने वाला अनाथ बच्चा अगर भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, और इतना बड़ा आदमी हो सकता है कि दुनिया का हर नेता, उससे बड़ा नेता आज की डेट में दुनिया में कोई नहीं है, याद रखिए। उससे बड़ा पॉलिटिशियन, उससे बड़ा दिमाग किसी के पास पूरी दुनिया के नेताओं में नहीं है। वो तो चाय बेचता था। तो अपन तो कुछ भी हो सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। चाहना जरूरी है। जो प्लीज आप लोग टीचर लोग तो मुझसे कुछ पूछो ना, बात करो ना। मेरी बातों में कोई बातों खराब लगी हो तो प्लीज पूछो। मेरी बातों में कोई बात आपको लगी हो, ये बात ठीक नहीं है, तो जरूर पूछिए। आप फैक्ट्स पे बोल रहे हैं ना, तो उस पे सच्चाई जो है, सच्चाई तो उस पे क्या तर्क कर सकते हैं? नहीं, जैसे सच्चाई है ना, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली आप चीज को बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा क्या तर्क हो सकता है? या अपनी ओर से कोई बात हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, नहीं तो प्लीज अखबार पढ़ा करिए, एक न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार तो पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अगर प्रिंटेड नहीं आता तो, मतलब नहीं, अगर अखबार यहाँ पहुंच पाता तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाएं? अगर हम उनको नीचा समझेंगे, उनके छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, तो हमारे साथ वो क्यों रहें? वो क्यों ना हमको छोड़ के चले जाएं? हम उन्हें प्यार नहीं करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, दूर रहो दूर रहो, तो हमारे साथ वो क्यों रहेगा?
आप दूर भी रखना चाहते हो और चाहते हो पास भी रहे, दोनों तो नहीं चलेगा ना बाबा, दोनों कैसे चलेगा? तो हम सबको मिलकर समाज को चेंज करने की जरूरत है। मेरी बेटी जब बड़ी हुई, इनके जितनी बड़ी हुई, तो मैंने कहा कि अब इसको थोड़ा घर के काम में इन्वॉल्व करना चाहिए। नौकर लोग रहते हैं तो मैंने कहा थोड़ा इन्वॉल्व करें। तो मेरी बेटी से कहता था, बेटा जरा चाय ला दो, बेटा जरा ये कप रख दो। तो ऐसा मैंने शुरू किया और वाइफ से कहा कि एक दिन इसको बोलना थोड़ा सब्जी कट करने को, मैंने सिखाना आलू कैसे छीलते हैं। जब वो 15 साल की हो गई तो फिर मेरी बेटी को शुरू में अजीब सा लगता था कि जब नौकर हैं दो दो तो ये मेरे से क्यों कह रहे हैं, आज तक तो नहीं कहते थे। तो मैंने एक दिन शाम को अपनी बेटी को बिठाया और मैंने कहा, तुमने नोटिस किया होगा कि पिछले 1-2 महीनों से मैं तुमको घर के छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि बुरा लगता है? बोली नहीं, अजीब सा लगता है कि आज तक तो कराया नहीं। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या ये लगता है कि तुम लड़की हो इसलिए मैं तुमको घर के काम करने को बोल रहा हूँ? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। मैंने कहा अगर तुम लड़का होती ना तो मैं झाड़ू भी लगवाता, इससे ज्यादा काम कराता। तो लड़का हो या लड़की हो, सबको काम घर का हो या बाहर का। मेरी बेटी जीप भी चलाती है, मेरी बेटी आमलेट भी बनाती है। तो लड़का हो या लड़की हो, उसको घर का हर काम हमें सिखाना चाहिए। अगर आप चाहती हैं, सभी लोग अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दाम्पत्य जीवन बेहतर हो, आपके बेटे का, अगर आपका बेटा है उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल और हैप्पी हो, तो उसको घर का हर काम सिखाइए। कि आने वाले जमाने की लड़कियां वो लड़कियां नहीं है जहां सब कुछ वही करेंगी। उल्टा हो गया है। तो हमें अपने बेटों को भी घर का काम सिखाने की बहुत जरूरत है। एक आटा गूंथे और एक रोटी पकाए, दोनों मिलकर सब कुछ करें तो हमारे समाज में, क्योंकि हम किताबों की बातें बहुत करते हैं, हम तो सैकड़ों साल से तो पढ़ाई ही जा रहे हैं, समाज में उतना परिवर्तन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो हमें समाज निर्माण करना है और कौन करेगा? हम ही तो करेंगे, और कौन करेगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ मुझसे अपनी ओर से नहीं पूछने वाले हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बात करने का मौका दिया। तो पूछना हो हायर एजुकेशन, किसी को पीएचडी करनी हो, कुछ भी बड़ी चीज, कोई भी चीज बच्चों को या आपको पूछनी हो, आप मुझे ईमेल करें। मुझे मौका दिया, आप लोगों ने कुछ तो समझ में आया ही होगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं इतना बोला ना, इतना भी याद रह जाएगा तो अच्छा है। एक चीज तो याद कर लेना, रास्ते में कहीं गंदगी दिखे ना, उठा लेना। ये तुम्हारी धरती है, इसकी हिफाजत तुम्हारा काम है। अभी बहुत कम गंदगी है बेटा, अभी एक बोतल यहाँ दिखती है, दूसरी 200 मीटर दूर दिखती है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा सब भर जाएगा प्लास्टिक से। उठा के घर ले जाओ, कूड़ेदान में रख दो, इतना तो कर लो कम से कम, है ना? ये तो छोटी सी चीज है बस। कुछ वो डायरी कुछ लिखना है मुझे? अच्छा, तो चलो हमारे आपका नहीं, इसकी क्या जरूरत है ना? चलो आप आए तो बड़ा अच्छा लगा, इतना टाइम आपने निकाला। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मतलब थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा सदुपयोग हो मेरा, मैं इसमें भी आ रहा हूँ। अच्छा है। ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, मेरा भी सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और मैं फिर कभी आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि सबसे एक साथ बात हो, सारे बच्चों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ, जिसको बंद कर दूं, इसकी जरूरत अब नहीं है।